वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्नातक खंड 1 यानी कि पार्ट 1 के छात्र छात्राओं को द्वितीय पत्र, जिसमें आपको असामान्य मनोविज्ञान पढ़ना है, तो असामान्य मनोविज्ञान की आज मैं चर्चा करूंगा। और इस असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत असामान्य के कितने प्रकार हैं, असामान्यता के कितने प्रकार हैं, टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी के कितने प्रकार हैं, इसकी चर्चा आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले असामान्यता को समझने और इसके कारण तथा उपचार को जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसके प्रकारों की जानकारी प्राप्त कर लें कि आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं असामान्यता, और उसी के आधार पर हम उसके कारण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उसका जो उपचार होता है असामान्यता के उपचारों की भी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। तो इसके प्रकारों को जानने के लिए असामान्यता के कितने प्रकार हैं, इसकी चर्चा हम बारी बारी से आपको करेंगे कि कितने प्रकार के असामान्यता होते हैं। जिसमें कि पहला जो इसका प्रकार है असामान्यता का, वह है मनोस्नायु विकृति, साइकोन्यूरोसिस। मनोस्नायु विकृति यह एक किस्म का बहुत ही एक ऐसा मानसिक विकृति है जो बहुत ही सामान्य मानसिक विकृति कहा जाता है, जिसकी तीव्रता काफ़ी कम होती है। और इस प्रकार की मानसिक विकृति से करीब करीब सभी लोग कहीं ना कहीं प्रभावित रहते हैं। लेकिन जब इस मानसिक विकृति की तीव्रता थोड़ी बढ़ जाती है या बारंबारता थोड़ी बढ़ जाती है, तो हम इसको मानसिक रोग की तरह देखने लगते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करने में जब व्यक्ति अपने आप को असमर्थ पाता है, ऐसा देखने में आता है कि इस तरह का जो असामान्यता होता है, मनोस्नायु विकृति जो असामान्यता है, इसमें जब किसी व्यक्ति के सामने कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आती है जिसके संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी वह व्यक्ति उस समस्या का सामना नहीं कर पाता है, और जब वह उस समस्या का सामना नहीं कर पाता है तो उसमें अनेक प्रकार की मानसिक विकृतियों के लक्षण देखने को मिलते हैं। और उसमें से अनेक प्रकार की मानसिक असामान्यता के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, और हमको जब वह जिसमें कि मानसिक लक्षण भी होते हैं, शारीरिक लक्षण भी होते हैं। और मानसिक लक्षणों के अंतर्गत जैसे चिंता, आंतरिक तनाव, अयोग्यता के भाव और एकाग्रचित होने की जो अयोग्यता है, स्मृति का ह्रास, ये सब जो हैं ये अकारण होते हैं, इसका कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, चिंता हर व्यक्ति को होती है, हर सामान्य व्यक्ति को चिंता होती है। कभी कभी व्यक्ति इतना चिंतित हो जाता है कि उसको लगता है कि उसका व्यक्तित्व थोड़ा असंतुलित होने लगता है। लेकिन उस चिंता को जब वह समझता है कि यह अकारण हम चिंता कर रहे हैं, इसका कोई खास कारण नहीं है, तो व्यक्ति अपने आप को उस लक्षण से दूर कर लेता है। लेकिन जो मनोस्नायु विकृति के जो पेशेंट होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनमें ये सब जो शारीरिक लक्षण हैं वे हमेशा वर्तमान रहती हैं। और यह जानते हुए भी कि ये सारे जो हम लक्षण हैं, ये चिंता का लक्षण, स्मृति का लोप हो जाना या स्मृति का कमज़ोर पड़ जाना, ये सब जो है
वह अकारण है। कभी कभी तो होता है कि व्यक्ति को किसी अशुभ घटना की संभावना होने लगती है कि कुछ होगा, यह समझ के वह चिंतित हो जाता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये मनोस्नायु विकृति के लक्षण हैं, जो एक सामान्य लक्षण है, जो एक सामान्य मानसिक रोग का ये सब लक्षण हैं। उसी तरह से कुछ शारीरिक लक्षण भी हैं इसमें। मानसिक लक्षणों के साथ साथ कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जैसे सर दर्द हुआ, पेट की गड़बड़ी हुई, अति थकान की अनुभूति, ज्ञानात्मक क्रियाओं का ह्रास, इसमें इसकी क्षमताओं में ह्रास इत्यादि, ये जो हैं ये शारीरिक लक्षण हैं। तो हम कह सकते हैं कि मनोस्नायु विकृति एक ऐसा असामान्यता का प्रकार है जो बहुत तीव्र तो नहीं होता है, उससे व्यक्ति को कोई खास हानि तो नहीं होती है, या समाज को भी कोई खास हानि या कोई खास उससे दिक्कत नहीं होती है, परंतु यह एक मानसिक बीमारी है। जब इसकी बारंबारता या इसकी तीव्रता जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति अपने आप में परेशान रहने लगता है, उस व्यक्ति को ही परेशानी होने लगती है। तो मनोविकृति के रोगी जो होते हैं, जो मनोस्नायु विकृति के रोगी हैं, उनमें भला बुरा सोचने की कोई शक्ति नहीं होती है, वे आत्मनिर्भर कभी नहीं हो पाते हैं, एक सामान्य काम करने के लिए भी उनमें कोई संयम नहीं होता है, संयम का काफ़ी अभाव देखने को मिलता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वह मनोस्नायु विकृति के लक्षण हैं। उसी तरह से जो दूसरा प्रकार है असामान्यता का, वह दूसरा प्रकार है मनोविकृति। पहला प्रकार था मनोस्नायु विकृति और दूसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं मनोविकृति। तो यह जो मनोविकृति जो असामान्यता का एक प्रकार है, यह एक तीव्र तथा भयानक मानसिक विकृति है। उसको मैंने कहा था कि यह एक बहुत हल्की मानसिक विकृति है, बहुत तीव्र नहीं होता है, लेकिन जो मनोविकृति है जिसको साइकोसिस कहा जाता है, यह साइकोसिस एक बहुत ही तीव्र और भयानक मानसिक विकृति है। इसमें पूरा व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व छिन्न भिन्न हो जाता है और इसको अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसका जो सामाजिक संबंध है, समाज के लोगों के साथ, परिवार के साथ इसका जो संबंध होता है इस तरह के रोगी का, वह काफ़ी असामान्य हो जाता है। वह उनके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार करने लगता है जो व्यवहार असामान्यता के रूप में हम उसको देखते हैं। और इससे जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें डिल्यूजन, व्यामोह, विभ्रम, जिसको हम हैलुसिनेशन कहते हैं, ये सारे जो लक्षण हैं इसकी प्रचुरता देखने को मिलती है। अब आपको डिल्यूजन और हैलुसिनेशन ये सब क्या है, इसको आपको जनरल साइकोलॉजी में आप पढ़े होंगे, जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपने भ्रम, विभ्रम और इसकी चर्चा आपने की होगी, उसमें आपको टीचर बताए होंगे। तो ये इसमें की प्रचुरता इसमें देखने में आती है। ये सुखद परिस्थितियों में हंसने लगते हैं, इनका जो व्यवहार होता है, तो कोई जब सुखद परिस्थिति होगी तो ऐसी परिस्थितियों में वे हंसने के जगह पे रोना शुरू कर देते हैं। दुखद परिस्थितियों में उनका व्यवहार प्रतिकूल होता है। दुखद परिस्थितियों में जहाँ दुख जाहिर करना होता है, जहाँ दुख की का ये एक्सप्रेशन होना चाहिए, वहाँ उनको दुख की अनुभूति नहीं होती है, बल्कि वे हंसते हैं। तो ये जो प्रतिकूल जो व्यवहार है व्यक्ति का, उसी तरह से कभी ये एक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर होता है, जिसको हम कहते हैं कि महानता का व्यामोह। यह साइकोसिस के पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। वह उनमें महान बनने कि हम महान हैं, इसका व्यामोह उनमें अंदर चला जाता है। उनके अंतर्गत वह अपने आप को गांधी, नेहरू समझने लगते हैं, वह अपने आप को भगवान का देवदूत समझने लगते हैं। यानी कि उनको लगता है कि मैं एक बहुत ही महान व्यक्ति हूँ, और उसी के अनुसार वे अपना व्यवहार भी करने लगते हैं।
और व्यवहार कभी कभी काफ़ी उनका विध्वंसकारी भी हो जाता है। जो साइकोसिस के पेशेंट होते हैं, जो मनोविकृति के पेशेंट होते हैं, उनके व्यवहार में कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि वे काफ़ी विध्वंसक हो जाते हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। मारना पीटना, झगड़ा करना, किसी वस्तु को तोड़ देना, फेंक देना, इत्यादि इत्यादि, इस तरह के व्यवहार जिसको हम पागल की संज्ञा देते हैं, सामान्य जीवन में जिसको हम पागल की संज्ञा देते हैं, वैसा व्यवहार उनमें देखने को मिलता है। इनका बौद्धिक स्तर जो होता है या बौद्धिक जो क्षमता होती है वह बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है। ऐसे लोगों में भाषा विकृति, चिंतन विकृति, सामवेगिक विकृति आदि देखने को मिलता है। भाषा, ये बोलने की जो उनकी लहजा होती है, जो उनका लैंग्वेज होता है, उसमें विकृति देखने को मिलता है। उनकी जो चिंतन करने की प्रक्रिया होती है, उनकी जो किसी बात को सोचने की प्रक्रिया होती है, जो उनका थिंकिंग प्रोसेस होता है, वह त्रुटिपूर्ण होता है, उसमें दोष होता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वे मनोविकृति के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम साइकोसिस कहते हैं। तो ये दो प्रकार हुआ। तीसरा जो इसका प्रकार है वह है मानसिक दुर्बलता। असामान्यता का जो तीसरा प्रकार है वह है मानसिक दुर्बलता, जिसको कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन या डिफिशियंसी। मेंटल डिफिशियंसी कहें या मेंटल रिटार्डेशन कहें, मानसिक दुर्बल। तो असामान्य मानसिक ये जो असामान्य मनोविज्ञान में जो व्यक्ति मानसिक रूप से दुर्बल होता है, उस व्यक्ति को भी हम असामान्य व्यक्तित्व के श्रेणी में रखते हैं। वैसे लोगों को भी हम एबनॉर्मल के श्रेणी में ही रखते हैं। और इनके मानसिक विकास इसीलिए अतार्किक और असंगत हो जाता है, क्योंकि उनका जन्म के समय तो जो मानसिक विकास जन्म के बाद या जन्म के समय उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वह सामान्य बच्चों के विपरीत होती है। जो जितनी तीव्र गति से एक सामान्य बच्चे का मानसिक विकास होता है, उस तीव्र गति से एक मानसिक दुर्बल बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता है। प्रायः ऐसे व्यक्ति को हम बुद्धिहीन, मंद बुद्धि, दुर्बल बुद्धि वाला कहते हैं ना। सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कोई बच्चा यदि सामान्य बच्चों की तुलना में कम बुद्धि रखता है तो हम कहते हैं कि एकदम मंद बुद्धि है क्या, हम कहते हैं। उसी तरह से दुर्बल बुद्धि की भी कहा जाता है। उसी तरह से हम उसको बुद्धिहीन भी कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि एकदम बुद्धिहीन व्यक्ति है। तो ये इन सारी संज्ञाओं से उसको हम परिभाषित करते हैं और बताते हैं कि ये मानसिक दुर्बल व्यक्ति है। और यह असामान्यता की श्रेणी में ही आता है। इसमें मानसिक विकास किसी स्थल विशेष पर आकर रुक जाता है। जैसे कुछ बच्चे तो होते हैं कि जन्म के समय से ही वे मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ठीक है। जैसे कि गर्भावस्था में जब बच्चा रहता है, वैसी परिस्थिति में कोई इस तरह की दुर्घटना या कोई इस तरह का ट्रॉमा गर्भ में उसको मिलता है, पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म के समय तो बिल्कुल ही स्वस्थ होते हैं, लेकिन जब उम्र उनकी बढ़ने लगती है तो उनके उम्र के साथ साथ उनका मानसिक विकास नहीं होता है। उनका शारीरिक विकास जिस गति में होता है उस गति में उनका मानसिक विकास नहीं होता है। और कभी कभी तो ऐसा देखने में आता है कि उनका मानसिक विकास किसी खास स्टेज पे आके, किसी खास स्तर पे आके रुक सा जाता है। और परंतु उनका जो मानसिक विकास अवरुद्ध जब हो जाता है तो हम उसके लिए कुछ जो मनोवैज्ञानिक थेरेपीज हैं, जो मनोवैज्ञानिक कुछ उपचार हैं, उसके द्वारा हम कभी कभी उनके मानसिक स्तर को, उनकी जो मानसिक दुर्बलता है उसके स्तर को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं,
देखने में तो यह आता है कि जो बच्चे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं, जो बुद्धिहीन बच्चे होते हैं, उनमें जो अपना सामान्य जो क्रियाकलाप है, जिसको कि दिनचर्या कहते हैं, वे अपने दैनिक दिनचर्या को भी नहीं कर पाते हैं। उसके लिए भी वे दूसरे पर ही आश्रित रहते हैं। दूसरे लोग ही उनको मानसिक उनका जो दैनिक जीवन है उसमें वे सहायक होते हैं। यदि वे उनके दैनिक क्रियाओं को नहीं करवाते हैं, यदि उनके दैनिक क्रियाकलाप को में वे अपना साथ नहीं देते हैं, तो वैसे बच्चों में ऐसा देखने में आता है कि वे दैनिक क्रियाकलापों को या अपने दैनिक जीवन की जो उनकी दिनचर्या है उसको भी वे सामान्य ढंग से नहीं कर पाते हैं। असामान्यता का जो चौथा प्रकार है उसको असामाजिक व्यक्तित्व कहते हैं। उसको हम एंटी सोशल पर्सनालिटी कहते हैं। और इस प्रकार के अंतर्गत असामान्यता के एंटी सोशल या असामाजिक व्यक्तित्व के अंतर्गत वैसे व्यक्ति आते हैं जिनका आचरण सामाजिक दृष्टि से हार्मफुल होता है। उनका जो क्रियाकलाप होता है, उनका जो एक्शन होता है, वह सामाजिक दृष्टिकोण से हार्मफुल होता है। असामाजिक व्यक्तित्व के अंतर्गत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कानून को तोड़ते हैं और सजा पाने के भागी होते हैं। जो सामाजिक नियम या जो समाज में जो परंपरा बनी हुई है, समाज का जो एक अपना प्रतिमान होता है, उसको तोड़ने में या कानून को तोड़ने में उनको मजा आता है। क्योंकि वे समाज के विपरीत, समाज के मापदंडों के विपरीत व्यवहार करना उनका एक सगल सा बन जाता है और उस व्यवहार को ही वे करते हैं, उस तरह के ही व्यवहार करते हैं। दूसरी तरफ उनमें कुछ चारित्रिक दोष भी आ जाते हैं। वैसे व्यक्ति जिसको हम असामाजिक व्यक्तित्व के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि एंटी सोशल पर्सनालिटी के अंतर्गत रहते हैं, उनमें कुछ चारित्रिक दोष भी पाए जाते हैं। जैसे कि झगड़ालू होना, बात बात पर एक दूसरे से झगड़ा करना, नैतिक मूढ़ता की अवस्था, भले बुरे का ज्ञान नहीं रहना, ये आदि जो है वह चारित्रिक दोष के अंतर्गत आता है। और इस चारित्रिक दोष से ग्रसित व्यक्ति को भी या इस तरह के असामाजिक व्यवहार करने वाले व्यक्ति को भी हम असामान्य व्यक्तित्व के अंतर्गत ही रखते हैं, यानी कि असामान्यता का ही यह एक प्रकार है। उसी तरह से जो इसका पांचवा प्रकार है असामान्यता का, वह है यौन विकृति, वह है सेक्सुअल परवर्सन। यौन विकृति से तात्पर्य असामान्य तरीके से लैंगिक इच्छाओं की तुष्टिकरण करना है। जब व्यक्ति सामान्य से हटकर, क्योंकि लैंगिक क्रियाएं, भूख, प्यास, यौन, ये सब जो हैं वे हमारे जन्मजात हमारी ये आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है और करते हैं। लेकिन इसका एक सामान्य तरीका होता है यौन इच्छाओं की तृप्ति करने का। और जो यौन विकृति यानी जो सेक्सुअल परवर्सन से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, वे सामान्य तरीकों से लैंगिक इच्छाओं की तृप्ति न करके असामान्य तरीकों से अपनी लैंगिक इच्छाओं की तृप्ति करते हैं। वे जैसे सामान्यतः ऐसा देखने में आता है कि हम सामान्य रूप में विषम लिंगी जो व्यक्ति होते हैं उनको अपना पार्टनर बनाते हैं, जिसको हम हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं। तो हेट्रोसेक्सुअल लोगों को अपना पार्टनर बनाते हैं। यह एक सामान्य यौन क्रिया या यौन इच्छाओं की तृप्ति हुई। परंतु यौन विकृत व्यक्ति अपनी यौन संतुष्टि के लिए ऐसे माध्यमों का सहारा लेता है
जैसे कि समलैंगिक यौन विकृति जिसको हम कहते हैं, जिसको हम होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, और पशु कामुकता कहते हैं, पशुओं के साथ यौन संबंध स्थापित करना। उसी तरह से कभी कभी तो परपीड़न और स्वपीड़न, दो तरह का फ्रायड ने ये किया है कि एक होता है जो अपने आप को प्रताड़ित करके यौन इच्छा की तृप्ति करना, और दूसरा होता है कि परपीड़न का मतलब होता है दूसरे, अपना जो पार्टनर होता है उस पार्टनर को उसके उसकी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वैसे को टॉर्चर करके, वैसे को कष्ट पहुंचा के वह व्यक्ति यौन इच्छा की तृप्ति करता है। तो इसके अंतर्गत, यानी कि यौन विकृति के अंतर्गत, जो व्यक्ति सामान्य यौन क्रिया न करके असामान्य रूप से यौन क्रिया करता हो, अपनी यौन इच्छा की तृप्ति के लिए असामान्य व्यवहार करता हो, वह भी असामान्यता के ही अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि और भी असामान्यता के बहुत तरह होते हैं, लेकिन ये जो 5 प्रकारों की चर्चा हमने की, इसमें करीब करीब जितने भी असामान्यता के प्रकार होते हैं वे सारे इसमें समाहित हो जाते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असामान्य या असामान्यता का जो प्रकार है वह उपरोक्त 5 प्रकारों के अंतर्गत ही आता है। और जब भी इन 5 प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार का यदि कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो हम उसको असामान्य की श्रेणी में रख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि असामान्यता के ये सारे प्रकार हैं। दैट्स ऑल। आज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है, और आगे मैं किसी दूसरे चैप्टर या किसी दूसरे टॉपिक पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।